वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक शेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से बिजली उत्पन्न करना, फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी से है, और सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। अब इसको अगर थोड़ा सा देखें हम, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो हम मोटे तौर पर देखें तो क्या होती है, पानी की धारा को पंखड़ी पे छोड़ा जाता है, पंखा घूमती है, उससे क्या होती है, उसके आर्मेचर घुमाए जाते हैं और आर्मेचर घूमने से करंट पैदा होती है, विद्युत धारा पैदा हो जाती है। अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी का मुख्य स्रोत कोयला होता है। कोयला को जला के भाप बनाई जाती है, भाप को टरबाइन में भेजा जाता है और फिर टरबाइन से बिजली पैदा होती है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर परमाणु नाभिकीय अभिक्रियाओं से वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे भाप क्रिएट की जाती है, भाप को टरबाइन में भेजा जाता है और टरबाइन घूमने लगती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी करंट पैदा होती है। अगर मैं विंड्स एनर्जी की बात करूं तो हवा के थ्रू ब्लेड घुमाई जाती है, ब्लेड घूमती है तो ब्लेड से लगा हुआ आर्मेचर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इन सभी सोर्सेस पर अगर नज़र डाला जाए तो ज़रूर एक मैकेनिकल वर्क है जिसमें एक मूविंग पार्ट होता है, कोई ना कोई चीज़ घूमता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इलेक्ट्रिक जनरेट करने का एक सोर्स है, परंतु यह अन्य सोर्स से भिन्न है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता, यहाँ पर किसी प्रकार कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें कि यह अन्य टाइप ऑफ जो सोर्सेस हैं उससे सबसे सरल सोर्स होता है, जो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको कहे जाते हैं विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर इसकी परिभाषा अगर देखें, ये होती है वह युक्ति या साधन, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से आपको बता दूं, अगर हमको एक प्रश्न पूछे कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्सेस हैं, जो भी मैंने गिनाया कुछ देर पहले, उनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जिस पर मैकेनिकल वर्क नहीं होती, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो हमारे पास आंसर के रूप में होगा विद्युत रासायनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 पार्ट हुआ करते हैं। पहला पार्ट होता है एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड, और तीसरा होता है इसका सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर हम तीनों के बारे में देखेंगे। वैसे 3 के बारे में प्रीवियस वीडियो में चर्चा की जा चुकी है, फिर भी यहाँ पर अगर हम इसका चित्र बनाएं तो क्या होगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है।
रिडक्शन इलेक्ट्रोड का मतलब है कि रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो अगर हम इसको प्रोसेस को समझना चाहें तो हम गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेके समझते हैं। गैल्वेनिक सेल और इसको कही जाती है जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल कही जाती है। जिंक कॉपर सेल में यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, देखो इसका एक नाम और होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो पहले हम बनाते हैं एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, जिसमें क्या होती है, जिंक की रॉड होती है जिसको जिंक आयन के सॉल्यूशन में डीप किया गया है, Zn2+, और ये है हमारा Zn की रॉड है। दूसरी होती है रिडक्शन हाफ सेल की बात करें, इसमें हम यूज़ करते हैं कॉपर की रॉड और ये डीपेड रहता है कॉपर आयन के सॉल्यूशन में, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ, इसी को लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इसको लिखा जा सकता है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मीन्स अगर जिंक की रॉड को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डीप करते हैं तब एक इलेक्ट्रोड बनती है जो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा। कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डीप करते हैं तब एक दूसरा सेकंड हाफ सेल बनता है जो यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल की तरह रोल करेगा। जब इन दोनों को अगर हम गैल्वेनोमीटर से या उल्टामीटर से जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, इसको हमको देखना है। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट कैसे होता है, विद्युत कैसे पैदा होती है, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं देखिए इस सेल का दो पार्ट हो गया, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल पार्ट, एक रिडक्शन हाफ सेल पार्ट। अभी मैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को नहीं ले रहा हूँ, पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तब हम सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके पहले हम समझते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो यहाँ से क्या होती है, जिंक मेटल जिंक आयन के रूप में डिज़ोल्व होने लगता है और ये यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, जिंक हाफ सेल पर क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन जिंक हाफ सेल, यहाँ क्या होगा, Zn ऑक्सीडाइज होता है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ परिपथ वायर से होता हुआ यहाँ पर आती है रिडक्शन हाफ सेल पर, और यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर कॉपर 2+ आयन होता है वो यहाँ पे कॉपर के रूप में जमा होने लगता है। तो ये हो जाएगा रिएक्शन इन कॉपर हाफ सेल। यहाँ होती है सॉल्यूशन में जो प्रेजेंस है Cu2+, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको यूज़ करता है और कॉपर मेटल के रूप में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता हुआ बाह्य परिपथ से चलता हुआ कैथोड की ओर आ रहा है और कैथोड में इलेक्ट्रॉनों को यूज़ किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या है, हमारा जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की ओर है। ये है इलेक्ट्रॉन की फ्लो का डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर क्या होती है, करंट फ्लो होता है।
इसलिए इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहाँ तो देखो अब इससे समझ में आती है कि जिंक हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ कैथोड या रिडक्शन हाफ सेल या कॉपर हाफ सेल पर जाता है। कॉपर हाफ सेल में जो लिक्विड में प्रेजेंस है कॉपर आयन, वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रिड्यूस हो जाता है और इस तरह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है। तो फिर ये हो गया हमारा, अगर इतना ही मानते हैं तो करंट तो मिलना चालू हो गया अपने को। तो फिर साल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी, साल्ट ब्रिज को इसका तीसरा हिस्सा क्यों माना गया है। तो यहाँ पर अगर देखें हम सभी घटनाओं को बखूबी से आप नोटिस करते रहेंगे। लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा कि आपने इस सेल पर क्या क्या नोटिस किया, जिससे हम आने वाली छोटी छोटी प्रश्नों को बड़ी आसानी से उत्तर दे सकें। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, फिर से एक बार हाईलाइट कर दूँ। चूँकि जिंक हाफ सेल पर जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड पतली होने लगेगी, इसका क्षरण होने लगेगा और यहाँ पर देखो कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ने लगेगी। ये बात भी आप नोटिस करेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखा हमने, स्टार्टिंग हुआ, जिंक आयन प्रोड्यूस हुआ, सॉल्यूशन पे आया, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिया। देखिए ज़रा, चूँकि ऑलरेडी इस सॉल्यूशन पर जिंक आयन है, जिंक सल्फेट से प्राप्त हुआ है और जिंक के ऑक्सीडेशन से भी सॉल्यूशन पर जिंक आयन आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि सॉल्यूशन में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी मीन्स पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो यह क्या कर देगा कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो होल्ड करने का प्रयास करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। चूँकि जिंक आयन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ होने से या इधर इस सर्किट पर जाने से क्या करेगा, वो हिंड्रेंस पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा और इलेक्ट्रॉन की फ़्लो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता जाएगा, सॉल्यूशन में जिंक आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन जो लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन है उसको सर्किट पर फ्लो होने के लिए क्या करेगा, हिंड्रेंस डालेगा, रुकावट डालेगा। और जब सर्किट पर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा तो यहाँ पर रिडक्शन क्रिया नहीं हो पाएगी और रिडक्शन क्रिया नहीं होगी मतलब करंट मिलना बंद हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बेस में हमने देखा। इधर देखते हैं रिडक्शन हाफ सेल पर कि चूंकि यहाँ पर कॉपर आयन यहाँ देखो कॉपर आयन, ये वाला कॉपर आयन क्या कर रहा है, यहाँ से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और कॉपर मेटल के रूप में जमा हो रहा है। तो नो डाउट इस सॉल्यूशन के अंदर चूंकि कॉपर आयन है, कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है, चूंकि सॉल्यूशन का कॉपर आयन कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मीन्स निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और निगेटिव आयन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम चार्ज होने की वजह से यह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने में क्या करेगा, मना करेगा, प्रतिरोध डालेगा, रिजेक्ट करने का प्रयास करेगा। इसलिए बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनकमिंग नहीं हो पाएंगे, रिसीव नहीं हो पाएंगे इस कैथोड के द्वारा और फलस्वरूप क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फ्लो पर रुकावट आएगी और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की फ्लो पर रुकावट आएगा इस सेल से मिलने वाला करंट में भी डिस्टर्बेंस होगी और एक स्टेज के बाद इस सेल से करंट का मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी सर्किट पर करंट तब तक बहेगी जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। चूंकि हमने देखा इस हाफ सेल पर क्या हो रही है, पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से यह जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ से रिलीज होने के लिए रोकता है और यहाँ पर क्या होती है, इस हाफ सेल पर नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से यह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए रोकता है। तो यहाँ पर क्या होगी, दोनों की रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा और एक निश्चित समय के पश्चात इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा और इसलिए करंट मिलना बंद हो जाएगा। इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगाई जाती है
और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ज़रा देखेंगे, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है ग्लास का, यहाँ ये देखो यू शेप का एक ग्लास का नली है जो कि उल्टा रखा है और इसके दोनों किनारे पर देखो लिम्ब बना हुआ है। यहाँ क्या करते हैं, कोई सूटेबल सॉल्ट जैसे यहाँ पर KCl या KNO3 का अगर में बना पेस्ट यूज़ करते हैं, अगर में बना पेस्ट। यहाँ पर और डिटेल में बता दूँ आपको कि कैसे बनाते हैं इसको सॉल्ट ब्रिज को। तो मैं पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि सॉल्ट ब्रिज में क्या करते हैं हम, सॉल्ट का अगर में पेस्ट बनाते हैं, अगर सॉल्यूशन पे पेस्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मतलब लवण के गर्म जलीय विलयन को जब जब इस पर अगर सॉल्यूशन डाला जाता है और इस विलयन को जब हम अलाउ करते हैं कूल होने के लिए, ठंडी की जाती है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो सॉल्ट है वो इसमें सेमी सॉलिड के रूप में जमा हो जाता है, सेमी सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, अर्ध ठोस के रूप में जम जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं ए पेस्ट के रूप में हो जाता है जो आसानी से फ्लो नहीं हो सकती। तो फिर से एक बार देखते हैं कि सॉल्ट ब्रिज पर क्या भरी जाती है, सॉल्ट किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में। कैसे बनाया जाता है, हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को अगर पे जब डाला जाता है और उसको सॉल्यूशन को अगर ठंडा करने के लिए छोड़ दी जाती है, तब उससे क्या हो जाती है, सेमी सॉलिड में जम जाता है, पेस्ट के रूप में बोल सकते हैं इसको हम, पेस्ट के रूप में जम जाता है और इस पेस्ट को इस इन्वर्टेड यू ट्यूब पर भर दिया जाता है। ये पेस्ट डायरेक्ट फ्लो मत होकर के दोनों यू ट्यूब के लिम्ब पर यहाँ पर कॉटन वूल लगा दी जाती है और कॉटन वूल लगाने से क्या करता है, या इसके अंदर भरे हुए पेस्ट को डायरेक्ट फ्लो आउट होने के लिए मना कर देता है, रोक देता है। ये तो हो गई सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के एक और सेक्शन देखेंगे आप कि कौन सी सॉल्ट यूज़ किया जाएगा सॉल्ट ब्रिज के लिए, मतलब कौन सी सॉल्ट सूटेबल होगा सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि कौन सा सॉल्ट यूज़ करेंगे वह 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला चीज़ तो ये कि उसको इस सेल में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनसे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो इस सॉल्ट जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसको दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस सेल पर जो हम मेटल इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उन मेटलों के साथ इसको कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए मोस्टली यूज़ होती है KCl या पोटेशियम नाइट्रेट जैसे सॉल्ट, जिसका अगर में पेस्ट बना के सॉल्ट ब्रिज पर भर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होती है ज़रा देखते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, फिर से हम रिवाइज करें, जब भी इस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, हम देखते हैं सॉल्यूशन पर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में प्रतिरोध डालता है, रुकावट डालती है। तब उस परिस्थिति में इस पेस्ट में मौजूद ऋणात्मक आयन मीन्स क्या होगा, क्लोराइड आयन, इस कॉटन वूल को क्रॉस करके इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर आता है और जो एक्सेस जिंक आयन है उससे रिएक्ट करके वो क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड बना लेता है। इसकी वजह से इस सॉल्यूशन पर जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने नहीं देता और जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना ही तो कारण बन रहा था इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ होने में रोकने के लिए। इसलिए इस सेल पर क्या हो जाती है, सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव फ्रैक्शन क्रॉस करके क्या हो जाती है, यहाँ पार करती है और एक्सेस Zn2+ आयन से रिएक्ट करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डाउन कर देती है। ठीक उसी समय उतनी ही मात्रा की K+ आयन जो कि इस हाफ सेल पर
निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है सल्फेट आयन के रूप में, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन क्या करता है, ग्लासुल को क्रॉस करता है और यहाँ पर आकर के सल्फेट से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट जैसा बना लेता है, और जिससे इस सॉल्यूशन में निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने पर अपोज कर रहा था उसको क्या कर लेता है, कम कर देता है। निगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, फलस्वरूप यहाँ पर क्या होती है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहता है और अपने को धारा मिलते रहती है। एक बार फिर से बोलूँ, हमने देखा अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं लगी थी तब इसके ऑक्सीडेशन के थ्रू जिंक आयन लगातार क्या हो रहा, जिंक रॉड जिंक आयन के रूप में घुल रहा था, इसलिए सॉल्यूशन में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। चूंकि जिंक आयन पॉजिटिव आयन है, इसलिए यहाँ पर जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रॉन पर, उसको क्या करती है, रिलीज होने के लिए मना करता है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, अर्थात उसकी आसानी से रिलीजिंग नहीं हो पाती। जबकि हम इस हाफ सेल पर विचार कर रहे थे तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन के थ्रू होता है, तो सॉल्यूशन में क्या होती है, कॉपर आयन यूज हो जाता है, तो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। चूंकि सल्फेट आयन नेगेटिव आयन है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों के बीच रिपेल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिसीव नहीं कर पाता, और जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं होगा सर्किट पर फ्लो नहीं हो पाएगा और करंट रुक जाती थी। इसलिए इस कमी को दूर करने के यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। सॉल्ट ब्रिज में हम बता दिया है कैसे बनते हैं। यहाँ पर इसका फंक्शन देखिए, जैसे ही यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मेटेलिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब सॉल्ट ब्रिज में जो भरा हुआ सॉल्ट का नेगेटिव फ्रैक्शन क्या करती है, इस लिम्ब को क्रॉस करती है, क्रॉस करके यहाँ सॉल्यूशन में उतर करके एक्सेस प्लस आयन से रिएक्ट करके क्या करती है, लौंड बना देती है, और इस हाफ सेल पर पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक उसी समय उतने ही मात्रा में के प्लस आयन जो कि इस सेल पर नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था उससे वहाँ से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेती है, नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देती है। और यहाँ पर पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, यहाँ नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना ही तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो में रुकावट था। ये इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने नहीं दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने नहीं दे रहा था। मतलब पॉजिटिव आयन का बढ़ना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने नहीं दे रहा था, यहाँ नेगेटिव आयन का बढ़ना इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने नहीं दे रहा था। और ये दो क्या होती है, जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है सॉल्ट ब्रिज लगाने से। इसलिए सॉल्ट ब्रिज को लगाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बातें कि जब हम ऐसा सेटअप करेंगे, गैल्वेनिक सेल का मान लो ऐसा सेटअप करेंगे, और अगर हम यहाँ पर सेटअप करने के बाद मैं अगर ऐसा दिखाऊं स्थिति और इसका डिफ्लेक्शन अगर ऐसा दिखा रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन में आ जाती है। वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन इस तरह से है, तब यहाँ पर हमको देखना है कि वोल्टामीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का वह करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। चूंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की ओर है तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि करंट रिडक्शन हाफ सेल से ऑक्सीडेशन हाफ सेल की ओर जा रही है, अर्थात धारा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की आ रही है। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है। पहला मिला इससे। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर देखें इसकी, तब यहाँ पर मैंने बताया चूंकि ऑक्सीडेशन के कारण जिंक आयन या जिंक की रॉड या जिंक क्या हो रहा है, धीरे धीरे जिंक आयन के रूप में घुल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जिंक की रॉड क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। मीन्स जिंक की रॉड पतली होने लगेगी, जिंक की रॉड पतली होने लगेगी, अर्थात जिंक क्या हो रहा है, डिजॉल्व होने लग रहा है सॉल्यूशन में। जबकि यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन कॉपर मेटल के रूप में डिपॉजिट हो रहा है। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड की मोटाई कम होने लगेगी और कॉपर इलेक्ट्रोड की मोटाई बढ़ने लगेगी। ये दूसरा हो गया। तीसरे स्थिति में देखें हम तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हीट क्रिएट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की यहाँ पर हीट क्रिएशन नहीं होता। ये तो हो गई हमारी तीसरी इसकी ऑब्जर्वेशन। और चौथी ऑब्जर्वेशन अगर आपको बता दूं एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, गैल्वेनिक सेल की विशेषता है कि यहाँ पर सेल रिएक्शन कंडक्ट कराई जाती है 25 डिग्री टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर, मीन्स 1 atm प्रेशर पर यहाँ पर कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पर
लिक्विड है इसलिए यहाँ पर क्या होगी, इसका कोई रोल नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल लेते हैं, तब इस गैल्वेनिक सेल का जो EMF आता है वह होती है 1.1 वोल्ट। इसको याद रख लीजिएगा। कौन सी कंडीशन में? जब गैल्वेनिक सेल की दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स कॉपर सल्फेट के जली विलियन और जिंक सल्फेट के जली विलियन दोनों की अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और ये घटना 25 डिग्री पर अगर कराई जाए तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होती है वो क्या कहलाती है? EMF कहलाती है। और ये 1.1 वोल्ट। यहाँ पर EMF को और समझ लीजिए, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन हो रहा है इसलिए ये क्या कहलाता है? हमारा ऋण चार्ज होगा, निगेटिव पोटेंशियल है। और यहाँ पर क्या होगी? पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये कहलाता है कैथोड है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम कर रही है। तो इस तरह से किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो कहलाता है, उस सेल का EMF कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल कहलाता है EMF ऑफ द सेल कहलाता है। और यही वह फोर्स या वह डिफरेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। फलस्वरूप सेल से करंट मिलने लगती है। तो यहाँ पर फिर से बोल दूँ, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड स्टेट पर EMF कितना होता है? तो 1.1। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, यह तभी मिल सकती है जब एक कंडीशन 25 डिग्री पर कराई जाए और साथ साथ इन दोनों ही सॉल्यूशनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। तब क्या होती है? इसकी EMF 1.1 वोल्ट प्राप्त होता है। दूसरा चीज़ देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम इस इलेक्ट्रोड में देख रहे हैं कि जिंक डिसॉल्व हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड पर देख रहे हैं कॉपर जमा हो रहा है। ओके, मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर मेटल डिसॉल्व हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल पर यहाँ पर जो आयन है वो मेटल के रूप में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना यहाँ से डिसॉल्व होगा, कितना यहाँ से डिपॉजिट होगा, ये हम फैराडे लॉ के बेस पर ला सकते हैं। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगी? मास ऑफ डिसॉल्वेड जिंक इज इक्वल टू होता है ए अपॉन मास ऑफ डिपॉजिटेड या जमा होने वाले कॉपर की मात्रा इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ये फार्मूला हमको फैराडे सेकेंड लॉ से मिलता है, जिसको हमने 11th में पढ़ा है। और यहाँ इसको अगर सरल करना चाहें, देखिए मास ऑफ डिसॉल्व्ड जिंक, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इसको, डिसॉल्व्ड जिंक अपॉन हो जाएगा मास ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर इज इक्वल टू, चूँकि इसका इक्विवेलेंट वेट 32.5 होता है और इसका इक्विवेलेंट वेट 31.75 होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि ये जो फार्मूला में देखो दो ही अननोन क्वांटिटी हैं, अगर हमको किसी एक की वैल्यू दे दी जाए तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो अगर बोलता है हमको कि इस प्रोसेस में एक 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, उस पर बोलता है कि 5 ग्राम जिंक डिसॉल्व हो जाता है तो कितना ग्राम कॉपर जमा होगा। 5 ग्राम जिंक डिसॉल्व हो जाता है तो कितना ग्राम कॉपर। यहाँ पर बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी टाइम पर या किसी समय में एनोड के 5 ग्राम, एनोड पर 5 ग्राम जिंक डिसॉल्व होता है तो उतने ही समय में कितने ग्राम कॉपर जमा होंगे।
कॉपर जमा होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ क्या बोल रहा है, डिजॉल्वेड जिंक कितना बोल रहा है 5, हमको निकालना है कॉपर का मास, ये हो जाएगा 32.5 और ये हो जाएगा आपका 31.75। अब आप समझ गए होंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 31.75 अपान हो जाएगा 32। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पर कॉपर की वैल्यू मिल जाएगा अपने को ग्राम में। ये तो है हमारा इस तरह से फार्मूला, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हाई लेवल के एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाने की संभावना होती है। इसलिए हमारा इंटेंशन वहाँ भी होना चाहिए कि कहीं कहीं से कुछ कुछ बातें याद रखते जाएं, मार्क करते जाएं कि कहाँ कहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो गई हमारी इससे रिलेटेड बातें। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज के कार्य। साल्ट ब्रिज के कार्य, तो साल्ट ब्रिज की कार्य में वैसे तो अभी एक्सप्लेन करके बता दिया, उसको अपने को पॉइंट आउट करना है कि हमको अगर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत रासायनिक सेल में साल्ट ब्रिज का क्या कार्य है, तो साल्ट ब्रिज का कार्य, लवण सेतु का क्या कार्य है। तो पहले तो ये बता दूं, जरा देखिए आप इस सर्किट पर अगर नज़र दौड़ाएं, तब साल्ट ब्रिज अगर ना हो तब कल्पना करो आप, तो ये पूरी सेल आउटर साइड से जुड़ा हुआ है, सर्किट दिखता है, मतलब आउटरली कनेक्टेड है, बट इंटरनली कनेक्टेड नहीं दिखेगा अगर हम साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि साल्ट ब्रिज का पहला काम है, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट्स को इंटरनली कनेक्ट करता है। क्या करता है वो? इंटरनली कनेक्ट करता है, इंटरनली कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है दो इलेक्ट्रोड्स को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करता है? इंटरनली कनेक्ट करता है। या इसको जमा के लिख ले हम, यह दोनों इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को इंटरनली क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये पहला हो गया। दूसरी स्थिति में देखें हम कि यह इलेक्ट्रोलाइट्स को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होने नहीं देता, बल्कि इनके आयनों को ट्रांसफर होने देता है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसफर होने, यह इलेक्ट्रोलाइट्स को एक दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर होने नहीं देता, होता भी है तो किसके रूप में? आयन के रूप में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयन होते हैं आयन के रूप में होता है, याद रखिएगा। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात है कि यह दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को देखो, यहाँ पर फिर बोला मैं, यह पॉजिटिव आयन क्या हुई? इंक्रीज हुआ। तो पॉजिटिव आयन इंक्रीज होने से सॉल्यूशन क्या होने लगा था? पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर रहा था। इधर से क्या आया? Cl आया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट कर लिया और तो फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। मतलब कुल मिला के यह इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करता है, ये न्यूट्रल मेंटेन करता है या मेंटेन करने में मदद करता है। करता है लिख देते हैं, करता है। ये 3 पॉइंट होते हैं साल्ट ब्रिज के। और अगर हमको एक वाक्य में अगर बोले कि साल्ट ब्रिज का एक वाक्य में क्या कार्य है, तो हम सीधा बोल सकते हैं यह दोनों हाफ सेल पर आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। यह दोनों हाफ सेल पर आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस करता है, कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है।
बैलेंस करता है। ये हो गया हमारे पास सॉल्ट बेस के कार्य। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन, देख चुके हैं हम लोग। आज देखेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में देखते हैं हम लोग, इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन है Zn2 प्लस 2E-। ये किस में हो रहा है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन हो रही थी Cu, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है। दोनों हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर होने वाला रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ सेल पर होने वाला रिएक्शन है। दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? Zn प्लस Cu2 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास Zn2 प्लस Cu। इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो यहाँ पे देख लो, इसका एक्सप्रेशन अपने को पता है। यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सॉलिड से तो हो जाएगा Zn स्लैश हो जाएगा Zn2 प्लस। इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को दिखाना पड़ेगा सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? M। फिर क्या हो जाएगी? इधर देखें, रिडक्शन वे पर डालना पड़ेगा, तो Cu2 प्लस, और यहाँ Cu2 प्लस है तो इसको अपने को फिर कॉन्सेंट्रेशन दिखाना पड़ेगा, अपॉन Cu हो जाएगा, और दोनों के बीच में ये हो जाएगी इसकी एक्सप्रेशन। फिर से यहाँ पर एक बार एक और एग्जांपल लेता हूँ, बाकी आप लोग करते रहिएगा। मान लो हमको देता है कि जिंक सिल्वर सेल, जिंक सिल्वर सेल की बात करता है, तो जिंक सिल्वर सेल का अगर हमको सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोलता है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है, तब अपने को पता है कि जिंक में क्या होगी? ऑक्सीडेशन, तो हो जाएगा Zn2 प्लस 2E-, और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? सिल्वर, सिल्वर में रिडक्शन होगी तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा Ag। ये है हमारा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको इस 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बना? Zn प्लस 2Ag प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस अपॉन हो जाएगा 2Ag, Zn2 प्लस 2Ag। ये हो गई हमारा इस सेल का सेल रिएक्शन। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो फिर से देखेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहा है, मतलब हो जाएगा Zn स्लैश Zn2 प्लस, और यहाँ डालेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, इसको C1 डाल देता हूँ, C1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको M ना लिख करके C1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ इसको C2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर रिडक्शन पर है तो Ag प्लस होगा, और यहाँ क्या होगी? C2 होगी, और स्लैश करके हम Ag डालेंगे, और दोनों के बीच में डबल स्लैश। तो डबल स्लैश दिखाता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को। ये आपका ऑक्सीडेशन एक्सप्रेशन है, ये रिडक्शन है। ये तो हो गई हमारी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? किसी सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है। किसी सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया सेल अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेल इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन हम निकालने के लिए क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रोड की दोनों हाफ सेल रिएक्शन को लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो रिएक्शन आएगा वो क्या कहलाएगी? सेल रिएक्शन कहलाएगा। एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की एक्सप्रेशन करते हैं, उसके बाद रिडक्शन इलेक्ट्रोड की एक्सप्रेशन करते हैं, और बीच में डबल हाफिन लगा करके या डबल स्लैश लगा करके दोनों इलेक्ट्रोडों को सेपरेट करते हैं। ये तो हो गई हमारी इसका। अब एक छोटी सी बात और देखते हैं यहाँ पे कि EMF ऑफ द सेल। मैंने अभी कुछ देर पहले इस पर चर्चा की कि EMF ऑफ द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोला जाता है विद्युत वाहक बल। अगर इसकी हिंदी नाम देखेंगे तो आपको परिभाषा मिल जाएगा। विद्युत मतलब आवेश, वाहक मतलब ले जाने वाला, बल, बल मतलब एक ड्राइवर। तो जो फोर्स क्या करती है? चार्ज को ट्रांसफ़र करती है, चार्ज को कैरी कराती है, वो कहलाता है हमारा विद्युत वाहक बल। अभी कुछ देर पहले आपसे बताया भी गया कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और चूंकि नेगेटिव वैल्यू
पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती है, इससे ज़रूर दोनों में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस की बदौलत इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलती है। तो यही वो फोर्स है। कौन सा फोर्स हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या सॉरी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही वह फोर्स है जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को फ्लो कराती है। यही वह बल है जिसके कारण सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। ये हो जाएगा सेल का ईएमएफ। अब हम देखेंगे कौन कौन सी फैक्टर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिपेंड करती है, प्रभावित होती है। यहाँ पर पहले आप देख लीजिएगा नेचर ऑफ मेटल जो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज हुआ है। नेचर ऑफ मेटल विच यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स के रूप में जो यूज होता है उसकी मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है। दूसरा सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस रखता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नेचर ऑफ आयंस विच प्रेजेंस इन इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ आयंस विच प्रेजेंस इन इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा होता है इफ टेम्परेचर एट विच सेल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। सेल रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। तीन कंडीशन है। नेचर ऑफ मेटल मतलब उस मेटल की प्रकृति पर डिपेंड करता है किसी सेल का ईएमएफ जो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज हुए हैं। दूसरा उस इलेक्ट्रोड्स पर जो यूज हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी आयंस के नेचर पर डिपेंड करता है। और तीसरा टेम्परेचर जिस पर ये सेल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है। ये हो गए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रभावित करने वाले कारक। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे नर्नस्ट इक्वेशन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके।